कल के जैसे ही इस वीडियो में भी हम लोग अराउंड 12-13 कंपनीज को डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विथ एशियन पेंट्स लिमिटेड, जिसके बारे में खबर आ रही है कि शायद आदित्य बिरला ग्रुप भी इसमें कंपटीशन में उतर रहा है, उसकी वजह से इस पे कुछ असर पड़ने वाला है। तो वो पड़ेगा या नहीं वो तो मार्केट एक्शन करके दिखा देगा अपने कैंडल वाले चार्ट में, या बोल सकते हैं प्राइस चार्ट में। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक प्लेजिंग दिखाई दे रही है जो कि मेरे लिए थोड़ी नेगेटिव है। 5% से ज़्यादा की प्लेजिंग किसी भी स्टॉक में होती है तो मुझे पसंद नहीं आती है पर्सनली। आप इस पे ध्यान एक रख लेना। बाकी फाइनेंशियल्स अभी भी अच्छे लग रहे हैं। डिविडेंड कंपनी ज़रूरत से ज़्यादा दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके चेक करेंगे तो ओवरऑल एक ही चीज़ देखेंगे हम लोग, पब्लिक का स्टेक क्या हुआ है, कम हुआ है। तो गया होगा किसके पास, ईदर ऑफ दीज थ्री, राइट। तो इन तीनों में से किसी के पास गया होगा। तो ये दिख रहा है कि एफआईआई और डीआईए के पास गया है, थोड़ा सा स्टेक गवर्नमेंट के पास है जो कि काफी लंबे टाइम से है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। Q2 के रिजल्ट्स आए नहीं है, उसका वेट हम लोग कर लेंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का बेनिफिट ऑफ डाउट इसे दे के हम लोग फिलहाल अगर इसे इग्नोर करें, प्रमोटर्स के जो स्टेक कर्जे में दिए हुए हैं इसको, प्लस कोई इसके ऊपर बड़ा डेट नहीं है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो क्लियरली हमको एक चीज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का बन रहा है, ऊपर में रेसिस्टेंस, नीचे में सपोर्ट्स। तो जो एंट्री एग्जिट है वो यहाँ पे डिसाइड की जा सकती है। इसके अलावा अगर पीई रेशियो में आके चेक करते हैं तो इसे 5 साल का या 3 साल का करके देखेंगे तो भी हमको ये मीडियन से बहुत ज़्यादा नीचे इसका पीई दिखाई दे रहा है। मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा इसे बेचा है या फिर बाइंग इसमें कम हुई है, जो कि हमको इसमें भी दिखाई दे रहा है, राइट। अपने चार्ट में भी हमको दिखाई दे ही रहा है कि इसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। नीचे भले ही बहुत ज़्यादा नहीं गया। अब इसकी हिस्ट्री देखो, कभी भी नीचे नहीं जाता है, बीच में बस बीच बीच में क्या होता है, इसमें करेक्शंस आते हैं। तो वही करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड थी, लेकिन ये करेक्शन क्या हो गया, लंबा चल गया। तो इसी की वजह से क्या होता है, पीई नीचे आ जाता है। दो ही रीजन से पीई नीचे आता है, या तो टाइम गैप लग जाए या तो स्टॉक बहुत ज्यादा गिर जाए, ठीक है। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं प्रॉफिट्स कैसा दिखा रही है कंपनी उसके ऊपर भी। तो फिलहाल ये बॉक्स हम लोग कंसिडर करके रखेंगे। जो अगला सपोर्ट मुझे अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 2670 के आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन बाय चांस अगर मार्केट में इसमें बहुत 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 ज़्यादा कुछ नेगेटिव दिखा दिया, जिसकी उम्मीद मुझे तो कम लग रही है, तो मैं इसे 2350 के नीचे में बाय करना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इसकी होल्डिंग ऑलरेडी है। तो मैं चाहूंगा कि जितने लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट्स पे मैं एवरेज कर पाऊं उतने पॉइंट्स पे करो। तो ये मेरा फेवरेट लेवल होगा, लेकिन ये आना बहुत मुश्किल है। अगला स्टॉक है एंजल वन लिमिटेड, जो कि आज के दिन भी गिर रहा है, कल भी गिरा था, परसों भी लगभग थोड़ा बहुत प्रेशर में था। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस आए हैं क्या? तो देखिए, इसका जो रिजल्ट आया था ये बहुत ही अच्छा आया था। आप पिछले क्वार्टर से देख लो या पिछले साल के सेम क्वार्टर से देख लो, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स आए थे, जो जिसका असर इसमें दिखा भी था, चार्ट में हमको दिखा भी था, ठीक है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी चेंज है। देखिए ओवरऑल हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। पब्लिक में यहाँ क्या हुआ है, स्टेक इंक्रीज हुआ है। मतलब मेरे लिए थोड़ी नेगेटिविटी होती है, मुझे पसंद नहीं है कि पब्लिक का स्टेक अगर ज़्यादा बढ़े। अगर पब्लिक खींच रही है एफआईआई डीआईआई प्रमोटर से, तो कुछ ना कुछ तो मतलब नेगेटिव साइड ज़्यादा है वो मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हैं एफआईआई ने बेचा है, डीआईआई ने बेचा है। दो जो मेजर एनालिस्ट्स के ग्रुप होते हैं मेरे हिसाब से यही होते हैं। तो अगर इन्होंने बेचा है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए, अब हमने सब कुछ देख लिया। यहाँ पे ईपीएस तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट ईपीएस का जो चार्ट है वो इसका दिखाई देता है। वो भी हम लोग किस में देख रहे हैं, मैक्सिमम टाइम के चार्ट में। और अभी इसका पीई जो है मीडियन के नीचे है, तो एंट्री करने के लिए कोई खराब लेवल नहीं है अभी भी, ऐसा पीई रेशियो बता रहा है। अब इसके प्राइस चार्ट में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे ये फॉल करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। फॉल हुआ नहीं है, फॉल करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ से ये फॉल हो जाता है तो बोल सकेंगे कि हम लोग इसने लोअर हाइज बनाए, ठीक है। तो लोअर हाइज एक इंडिकेशन होता है कि शायद स्टॉक और गिरे। फिर ये जब तक इस को ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसको हम लोग रिवर्सल नहीं मान पाएंगे। तो इस चीज़ को कंडीशन में लेके मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 2100 के नीचे अगर ये मुझे दिखेगा तो एवरेजिंग या फिर न्यू एंट्रीज के लिए सही होगा। अदरवाइज अभी भी चार्ट के हिसाब से तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, किसी के पास अगर नहीं है तो पीई रेशियो के
इंडिकेशन को कंसिडर में करते हुए आप इसमें एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो। अगला स्टॉक है HPAL, जो कि काफ़ी लोगों के टारगेट में है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई भी थी। बहुत छोटी कंपनी है और बहुत बड़ी बनने की लेवल रखती है, ठीक है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग और सब कुछ जो है आपको ये प्रूफ कर देगा। इसके फाइनेंशियल्स भी देखिए बहुत अच्छे हैं, राइट। तो हर चीज़ इसका देखने में अच्छा ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई इश्यू नहीं है, जो भी है मुझे लगता है थोड़ा बहुत न्यूट्रल साइड ही है। न्यूट्रल टू थोड़ा बहुत नेगेटिव में बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो स्टेक कम हुआ है वो पब्लिक में बढ़ा लिया है, लेकिन इतना पॉइंट्स में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो वो कोई नेगेटिव चीज़ मेरे लिए नहीं है। इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो थोड़ा हमको एक श्योर शॉर्ट कन्फर्मेशन मिल जाएगा इसमें क्या करना चाहिए। बाकी अगर इसके मैक्सिमम टाइम के चार्ट की बात करेंगे, पहले PE रेशियो देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार PE बहुत नीचे है, EPS बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है। अगर अगला भी प्रॉफिट बहुत अच्छा आ जाता है तो हमारे पास एक कंफर्मेशन होगा इसमें अच्छी एंट्री करने के लिए। लास्ट मंथ में इसमें हमारा मंथली SIP लेवल हिट हुआ था, तो अगर किसी ने इसमें एंट्री की होगी तो इतने पास में एंट्री करना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। एटलीस्ट 5 नहीं, मेरे ख्याल से 10-15% और स्टॉक अगर नेगेटिव हो जाता है उसके बाद ही एवरेजिंग के बारे में सोचना चाहिए। हर 5% पे करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होता। तो मेरा फेवरेट लेवल इसमें क्या है? मेरा फेवरेट लेवल एक्चुअली 70-75 के आसपास है, ठीक है। 70 to 75 के रेंज में मेरा फेवरेट लेवल होगा इसमें एंट्री करने के लिए या एवरेजिंग करने के लिए। लेकिन इसका मतलब है कि मेरे लेवल पे आने के लिए इसको कम से कम 10 से 11% नेगेटिव जाना पड़ेगा। तो पता नहीं है यहाँ पे आएगा या नहीं, लेकिन जो है सो है। अगला स्टॉक दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ज़्यादा कुछ इसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप देखिए, इसका चार्ट देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये हमेशा ऊपर भागने वाला स्टॉक है, लेकिन अभी के लेवल पे शायद आपको आगे 1-2 दिन 3 दिन कुछ दिन जो है ये हल्का फुल्का फॉल करता हुआ दिखेगा। तो ज़्यादा पैनिक करने वाली मेरे हिसाब से कोई टेंशन नहीं होगी। बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शायद थोड़ा बहुत नीचे गिरे। नहीं भी गिरता यहाँ से, अगर आगे बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आगे जाके कभी ना कभी नीचे ज़रूर आएगा। ये थोड़ा बहुत कहाँ तक आएगा, ये जो आपको मूविंग एवरेज दिख रहा है इसके आसपास कहीं पे आके फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिख सकता है। P रेशियो देखेंगे तो अभी यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि जितना इसे खरीदना चाहिए था उससे ज़्यादा इसमें बाइंग हो रही है, जो कि ठीक है। नॉर्मल इस तरह के बिजनेस वगैरह या इस तरह के रिजल्ट्स वगैरह देने वाली कंपनी में होना भी चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट्स आया है। तो इसमें बाइंग जो इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, उनके लिए तो मेरे को कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, अगर कोई स्विंग ट्रेडर है, अगर मैं स्विंग ट्रेडर होता तो मैं 360 के आसपास अगर इसको देखता, जैसे यहाँ कहीं पे अगर देखता, तो शायद मैं इसमें एंट्री करने के बारे में सोचता। अदरवाइज बिल्कुल होल्ड करने वाली कंपनी है बहुत लंबे टाइम तक। सेम उसी की जैसी कंपनी है मार्क्सन्स फार्मा। इसके रिजल्ट्स आने बाकी हैं, लेकिन जैसा ये भाग रहा है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इसमें जो भी है अच्छा ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि FII भी देखिए इसमें बाइंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, DIA भी बाइंग कर रहे हैं। खींचा कहाँ से? पब्लिक से। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है ये। इसका चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़ रहा है। तो यहाँ से अगर किसी भी रीज़न से गिर जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल इसमें FII DIA जब इतनी हैवी बाइंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस तरह की चार्ट पैटर्न हमको दिखना तो होगा ही, राइट। तो इसमें भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी फ़िलहाल कुछ बचा हुआ है नहीं एंट्री करने के लिए। लेकिन हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर बाई चांस यहाँ कहीं आ जाता है 235 के आसपास, 240 के आसपास, तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए सोचा जा सकता है, आई थिंक। नेक्स्ट स्टॉक है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। हमने कभी इसे डिस्कस किया नहीं है, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है। इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल होल्डिंग होती है वही है, लेकिन इसमें अराउंड 8.5% के आसपास इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। डेट देखेंगे, डेट भी अच्छा खासा है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती तो होपफुली अपनी ग्रोथ में पैसा लगाती होगी, लेकिन ROE और ROC देखेंगे तो बहुत ही पुअर है। इसीलिए इसका जो PE है वो भी बहुत कम है, मतलब लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी हुई है। अगर इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो बहुत ही लंबे टाइम से आप देखेंगे ये इस रेंज में है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसने बना के दिया नहीं है, बशर्ते आपने बिल्कुल बॉटम्स में अगर एंट्री की होगी तो आपको थोड़ा बहुत बेटर दिख रहा होगा। लेकिन बिल्कुल बॉटम में एंट्री करना सबको आता नहीं है। अब इसमें एंट्री की जा सकती है या नहीं, एक बार इसका चार्ट अगर हम लोग चेक करेंगे तो प्रॉफिट्स इसके जून के जो हैं बहुत ही अच्छे दिखाई दिए थे। बहुत ही अच्छे मतलब हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छे। इससे पहले जो एक अच्छा प्रॉफिट दिखाई दिया था वो 2022 मार्च में दिखाई दिया था। अब यहाँ पे जून में वो अच्छा है। तो मतलब ये हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा कभी। तो इसीलिए इस तरह का अजीब सा चार्ट है इसका। अब अगर मैं इसका इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो आके चेक करूँ तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी मेजरली दिखाई दे रही है। तो
देखिए एक नज़र में मैं अगर आपको बोलूं तो ये पीई रेशियो वगैरह में कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा अगर कोई इसमें एंट्री कर रहा है अभी। लेकिन जो मेरा स्टाइल है इन्वेस्टमेंट करने का, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं 50 के नीचे ही इसे कंसिडर करना पसंद करूंगा, थोड़ा सेफ फील करूंगा मैं, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं। अगला स्टॉक प्रीति इंटरनेशनल, काफ़ी सारे लोगों का एक फेवरेट माइक्रो कैप कंपनी है। ये अच्छा कंपनी है, ठीक है, इसमें डेट भी नहीं है, प्रमोटर्स भी स्ट्रांग हैं, फिनेंशियल्स भी अच्छे हैं, जो भी थोड़ा बहुत डेट अगर इसमें होगा तो वो भी हमको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, तो अपनी ग्रोथ में पैसा लगाती है। आज के दिन भी देखिए बहुत अच्छी तेज़ी इसमें दिख रही है। तो इसमें हमने क्या किया था, कुछ टाइम पहले एंट्री की थी इसमें, राइट। और पिछले महीने भी इसमें जो मंथली एसआईपी लेवल है हमारा, वो हिट हुआ था अराउंड 125 के आसपास, आई थिंक यहाँ कहीं पे हमारा मंथली एसआईपी लेवल हिट हुआ था अक्टूबर का। तो फिलहाल इसका Q2 का रिजल्ट्स आना बाकी है, अगर वो आ जाता है तो उसके बाद डिसीजन लेना थोड़ा इजी होगा। अदरवाइज अभी इसका पीई रेशियो देखेंगे तो प्रॉफिट यहाँ पे गिरते हुए दिख रहे हैं और पीई जो है मीडियन के आसपास भटक रहा है। तो इसका रिजल्ट अच्छा आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसमें जो फॉल है वो हो सकता है कंटिन्यू हो और फिर ये 125 का जो इसका सपोर्ट बन रहा है बार बार, वहाँ से हो सकता है फिर ये नीचे चला जाए, जो कि मैं पर्सनली नहीं चाहूँगा। क्योंकि अगर इसके ये नीचे चला जाता है फिर मेरा जो पसंदीदा लेवल होगा वो 75 के आसपास हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे है, राइट। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि 125 से नीचे जाए, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। जिस तरह की तेज़ी आज दिखी है, मुझे ऐसा लगता है शायद ब्रेकडाउन हमको देखने को ना मिले इसमें। अगली बवाल कंपनी है मैज़डॉक जिसे कहते हैं। थोड़ा बहुत प्रेशर इसमें आज दिखाई दे रहा है, नॉट आज एक्चुअली, इसमें काफ़ी रीसेंट टाइम से अगर देखें तो ये एक फॉल दिखाई दिया है, जिसको लोग अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, ठीक है, फॉल नहीं बोलते हैं इसको, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं कई सारे लोग। तो अगर आप भी इसमें बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि ये यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, तो मेरा जो इसमें मंथली एसआईपी लेवल नवंबर के लिए है वो अराउंड 3265 के नीचे है, ओके। लेकिन मैं इसमें एंट्री करूंगा या नहीं करूंगा ये तो टाइम बताएगा। जब इस लेवल पे आएगा तब मैं बहुत सारी चीज़ें चेक करके मैं बता दूंगा कि मैं इसमें एंट्री कर रहा हूँ या नहीं। लेकिन मेरा फेवरेट लेवल ये बिल्कुल नहीं है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, मे बी अगर इसका Q2 का रिजल्ट मुझे पता चल जाता है, वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो हो सकता है शायद मैं भी हाई पे एंट्री कर लूँ। देखिए अगली कंपनी है टेलर मेड रिन्यूएबल्स, जिसे TRL के नाम से आप देखेंगे अपने ब्रोकर के ऐप पे। माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, डेट ना के बराबर, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, तो लगभग सारी ही चीज़ें जो है इसमें अच्छी दिखाई दे रही हैं। इसका भी Q2 छोड़िए, कैसे इसका रिजल्ट देखें हम लोग। अच्छा, ये हाफ ईयरली रिजल्ट इसमें हमको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका सितंबर का डेटा आना अभी बाकी है, ओके। तो जब ये आ जाएगा उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या करना है। फिलहाल एक बार इसका ईयरली डेटा चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमको ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट इसका दिखाई दे रहा था, जिसको पता नहीं, अब ये देखते हैं अगले साल बीट कर पाता है या नहीं। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में आएंगे तो यहाँ पे FII बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ओवरऑल जो मैं देख रहा हूँ इसमें, ओके, इसका चार्ट भी देखेंगे तो ये देखिए, मैं इसी की बात कर रहा था अभी, ये जो ये पहाड़ बड़े बड़े बना दिए इन्होंने ना, तो इसको बीट करना बहुत ज़रूरी होगा। यही कई सारी कंपनीज़ के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ख़ास करके जब इस तरह की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़ लो आप अचानक से, फिर फॉल होता है, तो इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है ना। तो देखेंगे इसका रिजल्ट कैसा आता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये यहाँ से ब्रेक डाउन देता है या फिर यहाँ से ये रिवर्सल करके यहाँ से ब्रेकआउट देता है। लेकिन फ़िलहाल जो भी मैंने देखा इसके हिसाब से मैं इसमें एंट्री इग्नोर ही करूंगा फ़िलहाल, क्योंकि मैं अगर आपको लेवल बताऊं जो मेरा फेवरेट होगा, देखिए मैं बता देता हूं, मेरा फेवरेट लेवल एक्चुअली 300 के नीचे होगा इस तरह की कंडीशंस में, ओके। 275 से लेके 300 के बीच में कहीं पे होगा। तो मैं ये लेवल क्यों नहीं बता रहा था, बिकॉज बहुत सारे लोग ना थोड़ा ओवर स्मार्ट बन जाते हैं कि 428 हो रहा है, कैसे तुम 300 के नीचे बोल रहे हो। देखो मेरा फेवरेट लेवल है वो, मुझे मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन मेरा फेवरेट लेवल है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं देख के ये बताता हूँ, और जिस भी स्टॉक में मैं एंट्री करूँ मैं कंफर्टेबल होके करूँ कि अगर उसमें थोड़ा सा फॉल आ जाए तो मैं पैनिक ना हूँ। तो इसीलिए उसी सिचुएशन को मैं देख के अपने कंफर्टेबल लेवल्स डिसाइड करता हूँ। पास्ट हिस्ट्री वगैरह भी देखता हूँ, टेक्निकल में फंडामेंटल्स क्या बता रहे हैं, कितना सेफ है, हर चीज़ें बैलेंस
डिसीजंस करके मैं एक लेवल डिसाइड करता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं लेवल बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन ठीक है, जो जानना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अगला स्टॉक है टेक्समाको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो आपने पूछा था। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दी है सेपरेट, आप जाके वो चेक कर लेना। ठीक है, उसमें हमने अच्छे से डिटेल में इसके ऊपर बात की है। अदरवाइज अभी पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक बहुत अच्छे कंडीशन में दिखाई दे रहा है, और अगर इसमें मुझे एंट्री करनी होगी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से मेरा जो फेवरेट लेवल होगा वो 130 के नीचे होगा। लेकिन जिस तरह का इसका पी रेशियो दिख रहा है और जो इसके रिजल्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि 130 के आसपास भी आएगा। अगर मैं स्विंग ट्रेडर होता तो मैं इसमें 170 के नीचे एंट्री करने के बारे में सोचता। लेकिन लास्ट मंथ इसमें एक 185 का हमारा मंथली एसआईपी लेवल था जो कि हिट हुआ था। ये भी मैंने बोला था कि स्विंग ट्रेडर अगर मैं होता तो लास्ट मंथ में 185 पे एंटर करता। इस मंथ के लिए 170 के आसपास में मेरा स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट है। मैं टारगेट नहीं दे रहा, ना मैं अपने लिए कंसिडर कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। अगर मैं स्विंग ट्रेडर होता तो मैं 170 के आसपास नवंबर में कंसिडर करता। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 130 का ही मेरा फेवरेट लेवल है। नेक्स्ट है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, काफ़ी फेमस स्टॉक है। इसका भी Q2 का रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो पब्लिक का स्टेक बढ़ा है, तो नेगेटिव है थोड़ा सा। अगर इसमें एंट्री करनी है, एवरेजिंग करनी है, जो भी करना है, मेरे हिसाब से मैं इसे कंसिडर करना चाहूँगा अराउंड 185 के आसपास में। नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, इस महीने की मैं बात कर रहा हूँ। और 185 नहीं तो भी अगर मान लो आगे दिसंबर में जो मेरा टारगेट होगा, मुझे कुछ भी होगा तो इस लेवल पे तो नहीं होगा, अराउंड 260 के नीचे ही वो होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस महीने 185 के आसपास आएगा तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट मंथ दिसंबर में मैं आपको बता दूंगा जो भी मेरे नए टारगेट होंगे। नेक्स्ट स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। इसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था अभी रिसेंटली, आप वो जाके चेक कर लेना। अदरवाइज इन शॉर्ट में अगर आपको बता दूं तो जिस लेवल पे अभी ये चल रहा है, ये लेवल भी मुझे कोई पर्सनली बहुत ख़राब नहीं लग रहा। पी रेशियो वगैरह देखने पे तो एवरेज है। लेकिन हाँ, मैं अगर इसमें एंट्री करना चाहूँगा तो 1500 के आसपास अगर मुझे ये मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन चांसेस पता नहीं कितने हैं यहाँ पे आने के, कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। यहाँ पे आ सकता है, अगर मार्केट में कॉमन प्रेशर रहा तो यहाँ पे आने के चांसेस हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक ये इस तरह का अगर हम लोग सपोर्ट लगा लें तो शायद यहाँ कहीं पे 1500 या 1500 के थोड़ा ऊपर कहीं पे एक सपोर्ट हमको मिल जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अब पिछले महीने जो है इसमें यहाँ पे अक्टूबर में 1800 का जो एक मंथली एसआईपी लेवल था वो हिट हुआ था, तो हो सकता है शायद कुछ लोगों ने कंसिडर किया हो। कंपनी अच्छी है तो कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात इसमें है नहीं। आखिरी स्टॉक इस वीडियो का है KFin टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन भी ग्रीन में है, और इनफैक्ट अगर इसे हम लोग मैक्सिमम टाइम का चार्ट करके देखें तो ये हमेशा से ग्रीन में ही है, कभी गिरता है नहीं, कभी एंट्री के चांसेस मिलते हैं नहीं। फिनेंशियल्स देखेंगे तो ज़बरदस्त है, प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके चेक करेंगे तो पब्लिक ने क्या क्या किया, अपना स्टेक कम किया है, तो ऑब्वियसली गया होगा इन्हीं तीनों में से किसी के पास, तो ये पॉजिटिव है। Q2 के रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छे आए हैं, हर चीज़ इसमें जो है अच्छी ही हो रही है। पी रेशियो देखेंगे तो जितना इसे बाई करना चाहिए था उससे ज़्यादा बाइंग चल रही है, तो अभी फ़िलहाल एंट्री के लिए रिस्की है अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, तो हो सकता है इसमें ब्रेकआउट जल्दी आ जाए। लेकिन फॉर एनी रीज़न अगर ये गिर के 800 के आसपास आता है तो शायद मैं भी इसमें एंट्री कर लूँ। स्विंग ट्रेडर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह के स्टॉक में 800 के आसपास का लेवल इज़ वेरी लालच वाला लेवल। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट में लिख के बता देना, नहीं पसंद आया तो क्या पसंद नहीं आया वो भी लिख के बता देना।